ओके, चलिए बाद में बात करेंगे इसके बारे में। यस, गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। तो पिछली क्लास में हमारा टॉपिक था घातांकों के नियम, जो हमारा पूरा फिनिश हो गया था। फिर मैंने आपसे क्या बोला था कि हम रेखाएं और कोण वाला जो चैप्टर है वो शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, रेखाएं और कोण में सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगी, तो सबसे पहले आपको कोणों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है ना। कोण क्या होते हैं, ठीक है। तो कोण बनाने के लिए सबसे एक और चीज इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, कोण हमारे कम से कम दो रेज होनी बहुत जरूरी है ना। दो रेज होनी बहुत जरूरी है कोई भी कोण बनाने के लिए, है ना, एंगल बनाने के लिए। अब एक लाइन में खींच दूं ऐसी, ठीक है, एक लाइन में खींच दूं ऐसी, और आपसे बोलूं कि यार क्या ये कोण बनाएगी? कोण बनाने के लिए दो रेखा तो कम से कम होनी चाहिए ना। यस और नो? होनी चाहिए। दो रेज होनी जरूरी है, क्योंकि इनके बीच में ही तो हमारा कोण बनता है। इसी को हम कोण कहते हैं। अब कोणों के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक है। जो हमारे इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने यही है, बस इसके अलावा आपको कोई और चाहिए भी नहीं। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसे कि न्यून कोण आपको पता है, एक्यूट एंगल, न्यून कोण या एक्यूट एंगल जिसे हम कहते हैं। कौन सा एंगल होता है एक्यूट एंगल? जो 90 डिग्री से छोटा हो, 0 से बड़ा। 45 यस, एक्स हमारा यहाँ पे एक एंगल है। एक्स का जो वैल्यू होनी चाहिए वो 0 से बड़ी होनी चाहिए और 90 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, ये न्यून कोण हो जाएगा एक्यूट एंगल। नेक्स्ट बात करते हैं समकोण की। समकोण मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का हो, ऐसा कोण जो सिंपल 90 डिग्री का हो, एग्जैक्ट 90 डिग्री का, उसको हम राइट एंगल कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। तीसरे कोण की हम बात करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? अधिक कोण। जो आपको यहाँ नजर आ रहा है तीसरा वाला, ये अधिक कोण। ठीक है, एक्यूट का बिल्कुल उल्टा है, न्यून कोण का उल्टा। अधिक कोण, या जिसे हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब ऐसा एंगल जो 90 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन 90। कोई भी एंगल Z मान लो, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, मतलब ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 से ज्यादा बीच में होनी चाहिए ना। तो आपको पता है कि बीच के लिए हम इन दोनों एंगल्स का यूज नहीं करेंगे। मैम आपने क्या लिखा है अधिक कोण को इंग्लिश में? ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज ही तो कहते हैं। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, चौथा वाला आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, वो है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जिसे कहते हैं ना, स्ट्रेट एंगल। और हिंदी में क्या कहते हैं इसे? रिजु कोण। यस, रिजु कोण। ठीक है, जो एग्जैक्टली कितने का हो? 180 डिग्री का हो। देखो रिजु कोण की ना, इसका आपका बहुत यूज होने वाला है इस वाले चैप्टर में। जो 180 के बराबर हो, ठीक है, 180 के बराबर मतलब एक सीधी रेखा, सीधी रेखा हमेशा 180 का कोण बनाती है। ठीक है, यस। लास्ट में इसका भी बहुत इस्तेमाल होगा आपका, प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल का भी बहुत यूज होने वाला है बेटा। रिफ्लेक्स एंगल जिसे हम कहते हैं, बहुत यूज होगा आपका क्वेश्चन है। इवन एनसीईआरटी का जो पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसमें ये यूज होगा। रिफ्लेक्स एंगल जिसे हम बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, अब ये क्या होगा? ये होगा 180 से बढ़ा, ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360। 360 से छोटा और 180 से बड़ा। ठीक है, और एक कंप्लीट एंगल भी होता है, पूर्ण कोण जिसे कहते हैं ना, जो 360 डिग्री का होता है, जो सर्कल बनाता है ना 360 डिग्री का, जो कंप्लीट एंगल जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका यूज होने वाला है वो यही कोण होगा, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण। रिफ्लेक्स एंगल का क्या बताया था? 180 से छोटा, 180 से 360 के बीच में। ओके बीच वर्ड का यूज कर रही हूँ मैं, क्योंकि अगर 180 बोलूंगी, 180 तो मतलब रिजु कोण हो गया ना, इसलिए 180 से बड़ा, 360 से छोटा। ठीक है, ओके। इसके बाद आपका आता है, यहाँ पे देखिए,
नेक्स्ट है, आपको एक और टर्म का पता होगा जो यहाँ पे इस्तेमाल होगी इस चैप्टर में, जिसको हम बोलते हैं पूरक और संपूरक कोण। पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो ऐसे एंगल्स जिनका जोड़ के, मान लो एक एंगल है x डिग्री, एक एंगल है y डिग्री, यदि किसी भी दो कोण को जोड़ के, दो एंगल्स को जोड़ के 90 डिग्री के बराबर वो आ जाते हैं, दो कोण यदि 90 के बराबर आ जाए तो उसी को हम पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, समपूरक किसे कहते हैं? समपूरक, समपूरक। ठीक है, समपूरक, सॉरी बिंदी बिंदी लगा लो या तो आधामा बना लो। समपूरक जिसे हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, जिसमें दो कोणों का जो ऐड करके आएगा ना, एडिशन ऑफ टू एंगल्स विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री एंड सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री। पूरक में 90 डिग्री के बराबर होंगे दो कोण। ठीक है, और संपूरक में 180 के बराबर होंगे। ठीक है मैम, ये 90 और 180 के बराबर ही आने चाहिए या फिर ऊपर नीचे भी आ सकते हैं? नहीं, बराबर। मतलब कि अगर मैंने अगर एक कोण 70 डिग्री है और दूसरा कितना 20 डिग्री है, 90 डिग्री आ रहा है, तो हम बोलूंगी कि ये दोनों एंगल्स आपस में पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के। ठीक है, क्योंकि दोनों को जोड़ के 90 आ रहा है। सिर्फ एग्जैक्ट 90 डिग्री या एग्जैक्ट 180 ही होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। ठीक है, चलिए। यस मैम। नेक्स्ट आपका आता है जो यहाँ पे दो चीजों का बहुत ही ज्यादा यूज होगा आपका, एक तो कोणों का रैखिक युग्म और शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, कोणों का रैखिक युग्म आपका क्वेश्चन में सॉल्व होगा, जिसे हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं, जो इवन आपकी दूसरी एक्सरसाइज में भी इस्तेमाल होगा, दूसरे चैप्टर्स में भी। जैसे अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको दिख रही है ना, ये वाली जो लाइन दिख रही है AC, जो आपको दिख रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, और बीच में आपको BD वाली रे दिख रही है, BD वाली भी तो दिख रही है। अब आपने क्या किया, मैंने आपको बताया कि जब भी कोण बनाने हो आपने, आपको कम से कम दो चाहिए होती है, देखिए चाहिए होती है ना। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको एक वर्ड पता होगा, उभयनिष्ठ। पता है उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है? नो मैम। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। कॉमन, कॉमन मतलब पता है ना, जो दोनों में एक जैसी आ रही हो। जैसे अगर मैं आपसे इस वाले डायग्राम में पूछूं तो आप क्या बोलोगे? जो BD वाली जो भुजा है, BD वाली जो भुजा है, ठीक है, इसको अगर आप ध्यान से देखो, ये जो BD है इस वाले में भी आ रही है, यस मैम, ये कॉमन इस वाले में भी आ रहा है। तो ये उभयनिष्ठ हुआ या नहीं हुआ? दोनों जगह कॉमन है ना, कॉमन है, इसलिए हम इसे यस उभयनिष्ठ बोलते हैं। ठीक है, उभयनिष्ठ बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी कुछ इस तरीके का हमारा आ जाए कि जहाँ पे कॉमन नाम आपको नजर आ जाए, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कोणों का रैखिक युग्म। और हमेशा इसका जो मान होगा 180 के बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। क्यों भी होगा आपको यहाँ साफ दिख रहा है। अगर इसको पूरा एक बना दो, ये किस तरीके का कोण बन गया? ऋजु कोण, जो अभी हम पढ़ के आए। सप्लीमेंट्री एंगल, आपको पता है सप्लीमेंट्री एंगल एक स्ट्रेट लाइन होती है, सीधी रेखा में बनता है, साफ 180 डिग्री का ही होगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इसका जोड़ जो आएगा ना, इन दोनों कोणों का जोड़, वो 180 के बराबर आएगा। अब वो दो कोण कौन से हैं, ध्यान से देखना, कोणों के नाम देने आते हैं। जहां पे कोण बन रहा है वो हमेशा बीच में आता है, ABD, ABD, या आप इसे ABD की जगह DBAB लिख सकते हो, DBA। रूल यही है कि जिस पे एंगल बन रहा है वो बीच में आना चाहिए, तो B बीच में ही है ना। तो क्या बोलूंगी, अगर एंगल ABD प्लस जो कोण है DBC, DBC का जो योग है वो 180 के बराबर होगा, क्योंकि ये कोणों का रैखिक युग्म कहलाएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इतना क्लियर है? यस मैम। हम 2 मिनट राइट डाउन करें। जैसे इसमें अब यूज कैसे होगा, मान लीजिए इस कोण का मान 70 डिग्री है और आपको इस वाले का पूछ लिया, एक कोण 70 डिग्री दे दिया, एक का पूछ लिया, तो आप क्या करोगे? आपको पता है ना 70 और x का जो मान है
वो 180 के बराबर होगा। रीजन क्या डालोगे ब्रैकेट में, क्योंकि ये क्या है, रैखिक युग्म है, कोणों का रैखिक युग्म है ना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। तो 180 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, 180 में से क्या घटा दो, 70 घटा दो, क्योंकि उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 110 डिग्री। यहाँ पे ऐसे इस्तेमाल होगा ये, ठीक है। यूज भी आपको पता चल गया कैसे इस्तेमाल होने वाला है। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। हाँ यस मैम मैम। ये तो 8th में भी थे। यस मैम। दोबारा बोलो क्या। ये तो 8वीं क्लास में भी थे। हाँ ये 8 में भी था, 8 में बेसिक आने स्टार्ट हो जाते हैं। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको ये क्वेश्चन में यूज होने वाला है। नेक्स्ट वाले में आ जाओ। हाँ नेक्स्ट वाले में आ जाओ। यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है, शीर्षाभिमुख कोण। ये तो बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब हमेशा ये आमने सामने वाले जो कोण होते हैं ये हमेशा बराबर होते हैं। बराबर होते हैं। मतलब एंगल AOD, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये AOD तो है, ये वाला जो कोण है किसके बराबर होगा, COP के बराबर होगा, या BOC। COB या BOC एक ही बात है, ठीक है। उसके अलावा ये वाला भी एक कोण आपको नजर आ रहा है, देखो मैं इसको इस कलर से दिखा रही हूँ, ये ब्लू कलर वाला, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये भी तो आपस में शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट है ये वाला पेयर भी तो। यस मैम। एंगल DOB बराबर होगा एंगल AOC के। तो दो पेयर आपको नजर आ गए, एक ऊपर आमने सामने वाला, ठीक है, और एक इधर वाला दाएं बाएं वाला, इस तरह। सॉरी दोनों ही आमने सामने वाले हैं, पर दो यहाँ पे एक जोड़ा आपको नजर आ रहा है, एक तो ये वाला, ये और दूसरा इसके दूसरे वाला, ये वाला और ये वाला। सभी को समझ में आ गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स या शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं और हमेशा बराबर होते हैं। इसमें भी क्वेश्चन कैसे आएंगे, मान लीजिए उसने इस वाले कोण का मान 80 डिग्री दे दिया ना, तो सामने वाले का भी अपने आप 80 डिग्री हो जाएगा, 80 हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर होते हैं, रूल तो ये कहता है, ठीक है। ओके, इतना आ गया समझ। चलिए अब आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, इसको छोड़ो, में था यहाँ पे। हाँ चलो वो तो हमने यूज कर लिया, एक क्वेश्चन पे कर लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल का मैंने पहले एग्जाम्पल उठाया है, चलो कैसे इसमें करेंगे आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्या बोला है, रेखा PQ और RS, PQ और RS का है, ये रही RS और ये रही PQ, ठीक है। क्या बोला है, प्रतिच्छेद कर रही है। देखो प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होती हैं, जो एक दूसरे को किसी ना किसी एक पॉइंट पे काट रही हूँ। काटती है। ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई ना, क्योंकि ये O पॉइंट पे काट रही है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही है ना, O पॉइंट पे काट रही है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई, ठीक है। अब बोला है POQ, POQ का रेशियो आपको दे दिया, जो POQ है, सॉरी POR और ROQ 5:7 है, ठीक है। इतना आपको दे रखा है, मान नहीं दे रखा है, रेशियो में। रेशियो में होने का मतलब क्या होता है बेटा, कि मतलब अगर ये 5x है तो ये 7x है, मतलब अगर ये 5 गुना बढ़ेगा तो ये 7 गुना बढ़ेगा, एक बराबर बढ़ते हैं ना, रेशियो में ये तो होता है। अगर मैं लिखूं 1:2, मतलब ये 1 है तो ये 2 गुना हो जाएगा इसके, जितना ये चीज बढ़ेगी उतनी ही ये चीज बढ़ेगी, ठीक है। तो रेशियो में होने का ये मतलब होता है, ये वैल्यू नहीं है, लेकिन हाँ इस रेशियो से हम वैल्यू जरूर निकाल लेते हैं। तो आप मैम इसको सॉल्व करना है। हाँ सॉल्व करना है, आपको मान ज्ञात करना है, सभी कोणों का मान ज्ञात करना है। मतलब आपने कौन कौन से कोण आपको नजर आ रहे हैं, POS का मान ज्ञात करना है, उसके बाद ये वाला SOQ का मान ज्ञात करना है, इसने बोला ना सबका निकालो, QOR या ROQ का भी मान निकालना है, और लास्ट में POR का भी मान निकालना है, सबका मान। लेकिन अगर मुझे 2 मिल गए ना तो आप चारों का निकाल सकते हो आराम से, इसी रिलेशन से आएगा। वो कैसे आएगा ध्यान से देखना है, ठीक है। रेशियो मान लिया, अब देखो थोड़ा सा डायग्राम नीचे करती हूँ। POR और ROQ को देखो, POR और ROQ कहाँ है, ये रहा POR और ROQ ये रहा,
अब मुझे आप लोग ये बताओ बेटा, ये POR और ROQ मिला के कोई युग्म बना रहे हैं, 180 कौन सा युग्म बना रहे हैं या कोई 180 कोण बना रहे हैं? या रिजु तो आप कोण। बोलते रिज्यू कोण है, या अगर मुझे यहाँ पे वाले लगानी हो कंडीशन की रैखिक युग्म बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं या नहीं, आप इसको ऐसे देखो, इस साइड से देखो। रैखिक युग्म बनाने के लिए एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, तो OR ऐसी भुजा है जो दोनों कोणों में शामिल है। OR दोनों में आ रही है ना, इस वाले कोण में भी आ रही है OR और इस वाले कोण में भी आ रही है। तो कैसे कोण बन गए, दोनों कोण आपस में कैसे हो जाएंगे, रैखिक युग्म बनाएंगे। कौन कौन से कोण? POR, सप्लीमेंट्री एंगल। हाँ, या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी बोल सकते हैं, ठीक है, या रैखिक युग्म हम बोले वो ज्यादा बेटर हम इससे यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री क्यों बोलेंगे बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री क्यों मैम बोलेंगे? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री भी, हाँ सप्लीमेंट्री बोल सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बोल सकते, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ROQ। POR और ROQ का मान 180 के बराबर होगा या नहीं, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में रीजन लिखना बहुत जरूरी होता है। ये है रैखिक युग्म, लीनियर पेयर्स। यहां तक सभी को समझ में आया मैंने क्या किया? यस मैम। मैंने एक रिलेशन देखा कि मैं कैसे एंगल्स का मान निकालूं कि मुझे बाकी के चारों एंगल्स पता चल जाए। अब आपको POR और ROQ का आपको रिलेशन दे रखा है यहाँ पे 5:7, तो क्या मैं यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर दूं? क्यों करूं x से मल्टीप्लाई? क्योंकि अभी मैंने बोला रेशियो का मतलब होता है कि जितने गुना एक चीज बनेगी उतने ही गुना दूसरी चीज बनेगी, बढ़ेगी, ठीक है, बढ़ेगी घटेगी जो भी होगा। ये बराबर हो जाएगा 180 के। 7 और 5 को जोड़ो, कितना आएगा? 13 मैम 35। मैम 12 मैम 12। 13 कौन अच्छा बोल रहा है? प्लस करना है क्या? मेरे को लगा मल्टीप्लाई करना है। नहीं नहीं, प्लस करना है। x का मान कितना आ जाएगा? देखो 12 के साथ यहाँ x गुणा में है, अब x का मान निकालना है, उल्टा हो जाएगा, गुणा वाला नीचे भाग में चले जाएगा, काट दो जो संख्या कट रही है। 12 के पहाड़े में 12 से काट दो, 90 90। 2 मैम नहीं है 15 बेटा, 12 है वो। 12 1 जा 12 मैम 15। मैम 12 5 15। जा 60। कितना आया? मैम 15। यस, 15 डिग्री आ गया x का मान, 12 5 जा 60, x से बराबर आ गया 15 डिग्री। अब x का मान आ गया तो यहाँ से आप बाकी सभी के मान निकाल लोगे। कैसे निकालोगे जरा ध्यान से देखो। मैम 15 5 और 7 से भी तो मल्टीप्लाई होगा ना? यस, ये तो सिर्फ x का मान आया ना, लेकिन उसने क्वेश्चन में आपको साफ बोल रखा है, क्वेश्चन में उसने क्या बोल रखा है यहाँ पे देखिएगा, इस वाले पार्ट में निकाल रही हूँ। आपको x का मान 15 डिग्री पता चल गया, लेकिन जो कोण आपको गिवन है POR बराबर है 5x के, तो 5 को 15 से गुणा करना पड़ेगा ना। 15 5 जा 75 ठीक है, POR का मान निकल गया। अब देखो POR और SOQ आपस में किस तरीके के कोण आपको नजर आ रहे हैं? मैम अभी आपने जो बताया था कौन सा बताया था? देखो ये POR ये रहा और SOQ आपस में किस तरीके के कोण हैं? आमने सामने वाले कोण हमेशा बराबर होते हैं, क्या कोण बोलते हैं उसको? शीर्षाभिमुख। मैम रिफ्लेक्टिंग। उपनिष्ठ उपनिष्ठ शीर्षाभिमुख मैम कॉमन। कोण। यस मैम शीर्षाभिमुख कोण मैंने बताया था। बेटा शीर्षाभिमुख कोण ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख मैम मेरा कोण पूरा हमेशा क्वेश्चन हो गया। बराबर होते हैं। तो मतलब यहाँ से मैं बोल दूं कि जो POR का जो मान है, POR का मान बराबर होगा कोण SOQ के बराबर, और ये दोनों ही 75 डिग्री के आ जाएंगे। रीजन आपको ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA। दो कोण निकल गए, सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड मैम SOQ भी 75 होगा। हाँ, x का मल्टीप्लाई तो होगा बेटा, 5x है ना, मतलब x का 5 गुना, तो आपको
पी ओ आर में तो x की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना, क्योंकि पी ओ आर का मान 5x है, सिर्फ x नहीं है। यहां तक सभी को क्लियर? यस मैम। इसी तरह से दूसरा वाला निकाल लो। दूसरा वाला आर ओ निकाल लिया मैम, 105 आएगा दोनों का ऊपर ठीक नीचे। है, आर ओ क्यू कितना है 7x, 7 की Yes, ma'am. 50 से गुणा करोगे कितना आएगा? 105 105 डिग्री। मैम 105 वर्टिकल अपोजिट एंगल में दोनों में लग वेरी जाएंगे। गुड। अब आर ओ क्यू का मान कौन से कोण के बराबर होगा? आर ओ क्यू ये रहा, इसके सामने वाला कोण कौन सा है? पीओएस। POS ये हो जाएगा पीओएस के बराबर 105 डिग्री। यहाँ पे भी शीर्षाभिमुख कोण है दोनों। सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। अगर आपको Yes, सवाल ma'am. में समझ में आ गया ना कि कहाँ पे क्या लगने वाला है, तो क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। सभी से उतार लो, फिर आगे सवाल करते हैं। उतार लिया मैम। एनसीईआरटी का फिर पहला क्वेश्चन करेंगे। डन मैम। सभी का हो गया? यस मैम। मैम मेरा रह रहा है। हाँ उतार लो बेटा, कोई बात नहीं। उतार लीजिए, कोई बात नहीं बेटा। पोल में क्वेश्चन में दूंगी। पोल में बेटा, पोल में इस वाली क्लास में मेरा मोटिव पोल में ये देखने का नहीं है कि आप कौन सही कर रहा है कौन गलत, क्योंकि ये तो हम रिवीजन के लिए कर रहे हैं ना, आपकी याद के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। आज पोल में नहीं करेंगे, क्योंकि आज मैं आपको थ्योरी वाला पार्ट करवा रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में पोल में जरूर करेंगे। उतार लिया सभी ने? यस मैम। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल करते हैं। एनसीईआरटी का पहला सवाल, बिल्कुल ध्यान से देखना। सबके पास एनसीईआरटी की किताब होगी, उसमें सबसे पहला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन यही होगा। विद डायग्राम सबको नजर आ रहा होगा। पहले क्वेश्चन में पढ़ लो क्या बोला है। रेखा ए बी और सी डी, देखो यहाँ पे भी प्रतिच्छेदी रेखाएं उसने दे रखी है। कौन सी? एक प्रतिच्छेदी रेखा है ए बी, और उसके साथ सी डी को बोला है कि ये दोनों प्रतिच्छेदी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस है जो ओ पॉइंट पे मीट कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे उसने बोल दिया कि एओसी, एओसी कौन सा वाला एंगल है? ये वाला एओसी, और बीओई ये वाला। एओसी और बीओई दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो 70 डिग्री के बराबर दे रखा है, बराबर 70 डिग्री। ठीक है, आपको बीओडी का भी मान दे दिया 40 डिग्री। बीओडी कौन सा वाला है बेटा? ये वाला, इसका वैल्यू है 40 डिग्री। आपको बोला है कि सबसे पहले तो एक तो आपने बीओई का मान निकालना है, ये वाला एंगल क्वेश्चन मार्क छोटा वाला, एंड प्रतिवर्ती सीओई। सीओई का मान तो निकालना है, लेकिन रिफ्लेक्स वाले का, प्रतिवर्ती वाले का। ठीक है, चलिए अब देखेंगे इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। पहले तो आप सोचो कि आप क्या लगा सकते हो यहाँ पे। जिस चीज से मुझे क्वेश्चन गिवन है, तो हम क्या क्या लगा सकते हैं इसमें। मैम बीओडी और एओसी शीर्षाभिमुख कोण है, तो वो सेम हो सकते हैं। कौन से शीर्षाभिमुख है? यस मैम। मैम AOC वर्टिकल अपोजिट एंगल से दोनों एक साइड हो सकते हैं। सीओई और बीओडी। मैम बीओडी और एओसी। बेटा बीओई और मैम एओसी बीओबी और करेक्ट है। एओसी वो ठीक है, शीर्षाभिमुख चलो। कौन है? हाँ, ये आपने एकदम सही कहा। ये मैंने 40 डिग्री कर दिया कि एंगल, या एओसी बोलो, एंगल एओसी बराबर एंगल बीओडी हो जाएगा 40 डिग्री, क्योंकि दोनों के दोनों ही शीर्षाभिमुख कोण है। शॉर्ट में लिख रही हूँ, शीर्षाभिमुख कोण है। सबको नजर आ रहा है बेटा ये शीर्षाभिमुख है? यस मैम। देखो, इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए। प्रतिच्छेदी रेखा कौन सी है? सी डी और ए बी।
व्हील भी है, ओ पॉइंट भी है, तो इनके आमने सामने वाली शीर्षाभिमुख कोण हो गए। पहला हो गया, चलो बीओडी का मान पता चल गया। आगे क्या कर मैम अब बीओई निकल जाएगा। बीओई निकल जाएगा, कैसे निकलेगा? यस मैम। मैम बीओई कैसे निकलेगा? बीओडी और एओसी प्लस होने के बाद माइनस कर देंगे। यस, जो मैम आपको क्योंकि एओसी प्लस बीओई इक्वल टू 70 है, इक्वल्स टू तो मैम 180 होगा। 70 में से 40 माइनस कर देंगे तो बीओई आ जाएगा। भाई मेरे को भी बोलने दे। एकदम करेक्ट, एओसी और बीओई आपको क्वेश्चन में गिवन है 70 यस डिग्री। मैम। तो एओसी अभी अभी आपने बोला शीर्षाभिमुख कोण से ये 40 डिग्री हो गया। यहाँ से बीओई का मान निकाल लो, कितना आ जाएगा? बीओई बराबर 30। हाँ, 70 में से 40 घटाओगे 30 डिग्री आ गया। चलो एक और कोण आ गया जो उसने पूछा था, बीओई का मान तो आ गया, क्वेश्चन मार्क की जगह 30 डिग्री। अब अगला है सीओई, रिफ्लेक्स सीओई निकालना है, प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती तो बाद में निकलेगा, पहले नॉर्मल सीओई का निकालिए। रेखीय युग्म बना के मैम ना निकल जाएगा। 180 में से माइनस कर देंगे सर। क्या है 110 पे। आपके? एओसी प्लस हाँ। सीओई प्लस बीओई इक्वल टू 180। वेरी गुड, वेरी गुड एकदम। ये तीनों लगेंगे ना यहाँ पे, तीनों कोणों का मान हमारा 180 के बराबर होगा, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म है। कौन कौन से रैखिक युग्म है? सीओई वाले में देखो, क्योंकि अब मुझे सीओई का मान निकालना है। कोण एओसी, ये वाला जो 40 डिग्री आया। देखो आपको एबी वाली लाइन देखनी है, डायग्राम में बिल्कुल ध्यान से देखो और एबी वाली रेखा को ध्यान से देखिए। ये रही एबी जो मैंने रेड कलर से लिखी है। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, सीधी रेखा है। अभी सीधी रेखा में 3 कोण आपको नजर आ रहे हैं। 3 कोण कौन कौन से नजर आ रहे हैं? एक तो 3 रेखाएं और नजर आ रही है। एक तो ये वाला ओसी, ओई और ओबी। ये एबी में, एबी रेखा में तो है ना बेटा, ये तीनों चीजें एबी रेखा में है। अब यहाँ मैम पे ओ कौन ईवी कौन तो से है। हो गए? पहला एओसी हो गया, उसके साथ हो गया ये वाला कोण सीओई, और उसके साथ कौन सा कोण हो गया तीसरा? बीओडी। बीओई। 180 के बराबर है। आप क्या बोलोगे? रैखिक युग्म है, लीनियर पेयर है, रैखिक युग्म हो गया। अब जिसका जिसका मान आपको दिया है लिख दो। एओसी अभी निकाला था 40 डिग्री, सीओई हमें पता नहीं है, बीओई अभी निकाला 30 डिग्री, बराबर 180। सीओई का मान कितना हो जाएगा? 40 और 30 कितने हो गए? 70 डिग्री, बराबर 180 डिग्री। सीओई का मान आ जाएगा 180 में से 70 घटा दो, कितना आएगा? 110 आ जाएगा मैम सीओई का मान। अब लेकिन उसने क्वेश्चन, ये तो सीओई का नॉर्मल मान आया, लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या बोला? प्रतिवर्ती। अब याद करो मैंने प्रतिवर्ती कोण के बारे में क्या बोला था? मैम ये भी निकल जाएगा। 360 से छोटा होता है ना, यस मैम। 180 से बड़ा, 360 से छोटा। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, मैम सीओई का मान 360 तो में से 110 डिग्री आया है। मैम एओडीवी तो अब 110 हो जाएगा ना? नहीं, 110 का माइनस कर एओडी का देंगे। तो उसने पूछा ही नहीं है ना। एओडी का आप पहले माइक नहीं, बंद करो, ODB मेरी का बात है। ध्यान से सुनो। मैं आपको यहाँ पे क्या समझाना चाहती हूँ, आपने प्रतिवर्ती के बारे में ये पढ़ा था। प्रतिवर्ती कोण जो होते हैं वो 180 से 360 के बीच में होते हैं। 180 से 360 के बीच में होते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, सीओई का मान तो 110 डिग्री आया ना, 110 डिग्री क्या इनके बीच में आ रहा है कहीं? मैम नहीं आ रहा। इसका मतलब जो मेरा आंसर आया उसको मुझे प्रतिवर्ती बनाना पड़ेगा। क्या करोगे? अगर मैं इस कोण को 360 में से घटा दूं, क्योंकि वो 360 से छोटा होता है ना, 360 से अगर मैं 110 डिग्री को घटा दूं तो मेरे पास प्रतिवर्ती सीओई का मान आ जाएगा, रिफ्लेक्स सीओई। क्यों करा मैंने ऐसा? क्योंकि मेरी वैल्यू तो 110 डिग्री आ रही थी, लेकिन आपको पता है जो रिफ्लेक्स एंगल होता है, प्रतिवर्ती कोण होता है, वो 180 से 360 के बीच में होता है। तो मैं 360 में से 110 डिग्री घटा देती हूँ, कितना आ जाएगा मेरा आंसर? माइनस करके बताओ। 250। 250। 250। अब देखो ये जो 250 है बेटा, साफ नजर आ रहा है 180 और 360 के बीच में ही तो होता है। इसका मतलब ये मेरा आंसर एकदम करेक्ट है। क्लियर?
जो 110 आया वो रिफ्लेक्स वाला नहीं था, 360 में माइनस करने के बाद हमारा आएगा, क्योंकि फिर वो मेरे प्रॉपर रेंज में आ रहा है प्रतिवर्ती का, रिफ्लेक्स का। किसी बच्चे को कोई डाउट हो इस सवाल में तो पूछ लीजिए। नो मैम। बेटा जरूरी नहीं No, है ma'am. हर किसी को समझ में आए, देखो ये क्लास इसीलिए लग रही है ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे स्कोर करो मार्क्स। मुझे यहाँ पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि कौन पहले कर रहा है कौन बाद में, क्योंकि अभी हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कौन सी स्टेप में नहीं Yes, आए ma'am. कृष्णा, बताओ। देखो जहां भी नहीं आता ना आप उसी टाइम बोल दिया करो, फिर मैं इतना आगे नहीं बढ़ती। कौन से स्टेप में नहीं आया कृष्णा? पूरा नहीं आया, पूरा नहीं आया। एक काम मैम करो, मुझे भी। आपको भी नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक काम करूं, इस क्वेश्चन को क्लास के एंड में बताऊं, फिलहाल दूसरा कर ले। आपसे किसी को Yes, भी नहीं ma'am. आएगा, प्लीज जहां से शुरू कर रही हूँ ना वहीं बीच में बोल देना, ठीक है? लास्ट में बता दूंगी ये सवाल, ठीक है? कि लास्ट से रिलेटेड है ही नहीं। फिलहाल नोट डाउन कर लो, हम अगला सवाल करते हैं। अगला वाला इजी है। जल्दी से करिए। इसको भी नहीं मैम ये आया, ना देखते रहते हैं, फिर बाद में ये बोलते हैं कि हमें समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो बेटा इसलिए भी हो जाता है ना, बाकी बच्चे आंसर कर रहे हैं तो उनको लगता है कि हम क्या बोले बीच में, अगर बोला भी होगा तो जो आंसर कर रहे हैं उनके बीच में आवाज रुक गई होगी। अब से किसी को भी किसी स्टेप में नहीं आया तो हैंड रेज कर देना, मैं देख लूंगी अगर आप बोलते नहीं हो। क्या बोल रहे हो अंश, मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखो चलिए अब नेक्स्ट वाले में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, दिख रहा है सभी को? बहुत इजी सवाल है। रेखा एक्स वाई और एम एन, फिर से प्रतिच्छेदी रेखा दे दी, इस बार एक्स वाई और एम एन के बारे में बोला है क्योंकि यही प्रतिच्छेद कर रही है ओ पॉइंट पे, है ना? मिल रही है ओ पॉइंट पे, ये ओ पॉइंट। आगे आपसे बोल दिया पीओ वाई 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। और एम एन। हाँ पीओ वाई लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा निशान लगा दूं तो गिवन है कि पीओ वाई 90 डिग्री है। ए रेशियो बी, इन दोनों एंगल का जो रेशियो है वो आवाज 2 अटक रही है। 3 है। सी वाले कोण का मान, अब कोई माइक ऑन करके नहीं बोलेगा, मैं एक्सप्लेन करूंगी, जिसको आता है वो चुप रहे, जिसको नहीं आता वो बीच में मुझे बता देना, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। सबसे पहले अगर आप देखो तो मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ बेटा, सी का मान मुझे कैसे पता चलेगा? ना मुझे ए का मान पता, ना मुझे बी का मान पता, रेशियो पता है ना, वैल्यू तो नहीं पता। तो पहले अगर ए और बी की वैल्यू पता चल जाए तो मैं एम एन वाली जो लाइन है ना, एम एन वाली जो लाइन है, रेखा है, इससे मैं बी और सी को जोड़ के 180 के बराबर लिख सकती हूँ, क्योंकि दोनों रैखिक युग्म बना देंगे फिर। लेकिन उसके लिए मुझे बी का मान चाहिए। अब बी का मान कैसे आएगा, चलो देखते हैं। अगर आप इस 45। हाँ रेखा एक्स वाई को सभी देखना, सभी बच्चे स्क्रीन पे देखो और रेखा लाइन एक्स वाई को ध्यान से देखो। लाइन एक्स वाई में आपको 3 एंगल्स नजर आ रहे हैं, एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल पीओ वाई। 3 एंगल ही तो नजर आ रहे हैं ग्रीन कलर से जो मैंने बनाए, ए बी एंड एंगल पीओ वाई। ये 180 के बराबर हो जाएंगे रैखिक युग्म, क्योंकि ये तीनों ही कोण एक ही रेखा पे आ रहे हैं, लीनियर पेयर बन जाएंगे, एक ही रेखा पे आ रहे हैं। सभी को ये वाला स्टेप समझ में आया? अभी बता दो अगर नहीं आया तो। यस मैम। मैम नहीं आया। नहीं आया। आप लाइन एक्स वाई आपको नजर आ रही है, ऊपर वाली फ्लैट लाइन एक्स वाई, एक्स वाई के ऊपर आपको Yes, ma'am. 3 एंगल्स नजर आ रहे हैं। एंगल नीचे से शुरू करो, यहाँ से बी के, ये बी एंगल है, बी के बाद कौन सा एंगल है? ए वाला है, ए के बाद पीओ वाली, पीओ वाई। इसके अलावा तो कोई भी 3 दूसरे मैम पर ये ए वाला एंगल तो एम एन की लाइन में है ना? एम एन की लाइन में नहीं है बेटा, ये एम एन की लाइन में भी आ सकता है। एम एन की लाइन में बोलती तो ये पूरा आता है, एम एन की लाइन में यहाँ से यहाँ तक, एम एन की Yes, लाइन ma'am. में, या एम एन की लाइन में भी बोल सकते हो
पर अभी मैं एक्स वाई की बात कर रही हूँ। जरूरी है थोड़ना है कि एक्स वाई में आ रहा है तो एमएन में नहीं आ सकता, एमएन में भी आ सकता है, एक्स वाई में भी आ रहा है, आ सकता है ना। यस मैम। फिलहाल मैं एक्स वाई का ले रही हूँ क्योंकि मेरा ये आंसर एक्स वाई से निकल सकता है, एमएन से तो मेरा आंसर आ ही नहीं सकता फिलहाल, इसलिए मैंने एक्स वाई रेखा ली। अब जो जो वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू ए रेशियो बी है 2:3, तो 2x + 3x हो गया क्योंकि ए और बी का रेशियो दे दिया। पीओ वाई आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना डिग्री है, 90 डिग्री बराबर 180। 2 और 3 कितने हो गए, 5x + 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 में से 90 माइनस कर दोगे, कितना आएगा, 90 आएगा। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 5 के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 5 1 जा 5, 6 7 8 9, कितना आया 4, 5 8 जा 40। x की वैल्यू, x का मान 18 डिग्री आ गया। यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, जल्दी से बोलो। मैम आपकी आवाज अटक गई थी इसलिए मैं सुन नहीं पाया। बिल्कुल भी नहीं सुना। नो मैम, मैम एक बार मैम लीव कर दिया था, फिर मैं वापस आया हूँ। मैंने बोला कि एक्स वाई आपको लाइन दिख रही है डायग्राम में, यस मैम। उस पे आपको उस पे 3 एंगल्स दिख रहे हैं, ए बी और पीओ वाई। हाँ बोलो, अजीत के नाम से जो बच्चा है, क्या हुआ बेटा। मैम 5x + 90 डिग्री = 180 कैसे आया। 180 इसलिए आया क्योंकि आपको पता है ना कि जब भी एक लाइन में एंगल्स बनते हैं वो 180 के बराबर होते हैं। ये याद रखना, किसी भी एक स्ट्रेट लाइन में जितने भी एंगल्स होंगे वो 180 के बराबर होंगे। अब मैं कौन सी स्ट्रेट लाइन की बात कर रही हूँ, एक्स वाई की बात कर रही हूँ। तो एक्स वाई में 3 एंगल आपको नजर आ रहे हैं ना, उन्हीं 3 एंगल को तो लिया है मैंने, ए बी और पीओ वाई। ठीक है कृष्णा, गया क्या फिर से, किशन, सॉरी किशन, ठीक है किशन, क्लियर यस हुआ। मैम। हाँ, तो बस Yes, तीनों को ma'am. जोड़ के 180 के बराबर, वहां से x का मान आ गया, x का मान आ गया। अब यहाँ से b का मान निकाल लो, b कितना है बेटा, b है 3x के बराबर, मतलब 3 × x, 18 3 जा 18 × 3 54 डिग्री। वैसे ही एंगल, चलो a की वैल्यू मुझे चाहिए नहीं, b का मान आ गया। अब मेरा काम हो गया, मेरा c का मान आ जाएगा जो उसने क्वेश्चन में पूछा है। अब फिर से डायग्राम में आप देखो, अब मुझे चाहिए लाइन MN, रेखा MN पे आ जाओ आप, ये वाली रेखा। इस रेखा MN पे आपको कौन से 2 एंगल्स नजर आ रहे हैं, बताइए। MON। मैम बी और सी। B और C ना, एक ये B और C, ये यस दोनों मैम। तो एंगल बने हुए हैं MN रेखा पे। बस अब इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ए और ओ के। एंगल B प्लस एंगल C 180 के बराबर होंगे या नहीं। फिर से रैखिक युग्म, अभी मैंने बोला आपको बस रेखा देखना है, उस पे जितने भी कोण बनेंगे वो 180 के बराबर होंगे। B का मान अभी निकला 54 डिग्री प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। एंगल C किसके बराबर आ गया, 180 में से 54 घटा दोगे, कितना है माइनस करके, मैम 126 मैम 126। 126 डिग्री, 126 डिग्री। तो ये रहा मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन। अब बताइए, यस मैम, यही सबको आंसर आया है। समझ। मैम ये जो आपने 3 लिया वो रेशियो में थे ना, उसी से लिया। हाँ बेटा देखो, जब भी रेशियो में क्वेश्चन दिया जाए ना तो आपको एक्स उसके साथ मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। मैम हमें सिर्फ सी याद करना था। हाँ, इसे सी का मान निकालना था बस। रेशियो Yes, में हम ma'am. क्यों ले, रेशियो का मतलब होता है कि अगर कोई चीज बढ़ रही है ना, उसके साथ अगर कोई जो दूसरी चीज रेशियो में वो भी उतना ही बढ़ती है, तो एक्स वो संख्या है जितने गुना वो बढ़ रही है, इसलिए मैं एक्स ले रही हूँ साथ में मल्टीप्लाई। ठीक है, मैम ये जो हमने बी का एक्स निकाल के जो 54 आया था उसको हमने 180 में से माइनस किया था, ऐसे फिर हाँ। जो ए वाला है उसको हमें छोड़ देना है। जब ए की जरूरत नहीं है तो ए का मान क्यों निकालू, अगर ये बोलता कि ए का मान भी निकालो तो मैं निकालती ना। यस मैम। ए की तो जरूरत ही नहीं है ना, यस मैम। बस इसलिए मैंने नहीं निकाला। सभी को क्लियर हो गया, अगला करे क्या, एक और सवाल है इसमें। यस मैम। यस मैम। अब देखो तीसरा वाला है,
तीसरा वाला जो सवाल है वो प्रूविंग वाला है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उसमें वैल्यू नहीं निकालनी, उसमें प्रूव करना है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैम अगले वाला छोटा सा है मैम, ये तो हो गया। हो गया। चलिए अगला वाला करने में बहुत मजा आएगा क्वेश्चन, जिसमें वैल्यू सॉल्व नहीं करनी है। ये है क्वेश्चन, सिंपल सा। सबसे पहले जो चीज दिया गया है वो लिख लो। दिया क्या गया है, पी क्यू आर जो कोण है पी आर क्यू के बराबर है, गिवन है, ये दिया गया है। पी क्यू आर ये वाला कोण और पी आर क्यू ये आपस में बराबर है दो, ठीक है। या आप यहाँ पे बोल दो कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर है, या ऐसे भी मत लिखो, ठीक है। पी क्यू आर और पी आर क्यू आपस में बराबर है। हमें सिद्ध क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि पी क्यू एस बराबर पी आर टी, हमें सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना है। एस अच्छा पी क्यू एस ये बाहर वाले जो एंगल है, ये जो बाहर वाले जो कोण है ना, एक्सटर्नल एंगल, बाह्य कोण, ओके मैम। ये बाह्य कोण आपको बराबर सिद्ध करने हैं। एक्सटीरियर एंगल्स जो हैं ये आपको बराबर सिद्ध करना है। चलिए अब आपको अगर यहाँ पे नजर आएगा तो एक ही रेखा आपको नजर आ रही है, कौन सी रेखा है, ऐसी एक रेखा है या नहीं जिसपे ये त्रिभुज यस बना मैम हुआ है, है। बना है ना, ठीक है। अब मैं जैसा लिखती जाऊंगी मुझे बताना क्या मैंने सही लिखा है। मैं लिख रही हूं कि जो आपका कोण पी क्यू एस और कोण पी क्यू आर है वो 180 के बराबर होगा। ये दोनों एंगल, ये हरा वाला यस और मैम। ये लाल वाला और ये अंदर नीला वाला, क्या ये दो कोण 80 डिग्री के बराबर होंगे या नहीं, 180 के बराबर। अभी हमने पढ़ा था ना कि जब भी स्ट्रेट लाइन है, हाँ देखो इसमें एक आपको साफ नजर आ रहा है ना, पी क्यू इसमें ऐसी भुजा है जो उभयनिष्ठ है, कॉमन है दोनों में। पी क्यू को अगर हम देखेंगे तो इसलिए दोनों 180 के बराबर हो गए, ये हो गए रैखिक युग्म। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम? नो मैम। नो मैम। इसी तरह इस वाले में आ जाओ, इस वाले बाहर वाले दूसरी साइड, एंगल पी आर टी और एंगल पी आर क्यू ये भी 180 के बराबर होंगे। मैम अब ये दोनों जुड़ के आंसर 360 डिग्री आ जाए। नहीं जोड़ना नहीं है। आप मुझे बताओ ये क्लियर हो गया, दोनों ही रैखिक युग्म बना रहे हैं, यस मैम। दोनों ही रैखिक युग्म बना रहे हैं, ठीक है। चलिए अगले में क्या करना है, अब बेटा दोनों ही 180 के बराबर है, तो क्या मैं इक्वेशन 1 और 2 को बराबर बराबर रख दूं, क्योंकि दोनों 180 के बराबर है, दोनों को बराबर रख सकती हूँ। अरे भाई जब दो एंगल पीआरटी कैसे आया, वो आपने वहाँ पीआरटी लिखा है ना। हाँ बेटा इस वाली लाइन की बात कर रही हूँ मैं, आर टी बराबर में पी आर क्यू आ रहा है ना इसमें। ये है ना ये वाली जो रेखा है, यहाँ के लिए भी तो ये वाला जो कोण है पी आर के लिए ये भी तो 180 डिग्री के बराबर होंगे ये दोनों कोण। यस मैम। ये लिखा है मैंने, बताओ क्या मैं दोनों को 1 और 2 को बराबर बराबर लिख दूं, क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि दोनों ही 180 के बराबर है। क्लियर हुआ, दोनों का मान 180 है। चलिए तो क्या कर दूं, पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर बराबर है एंगल पी आर टी प्लस पी आर क्यू के, दोनों का मान भी बराबर हुआ क्योंकि दोनों ही 180 के बराबर है। अब क्वेश्चन में आपको दिया है पी क्यू आर और पी आर क्यू आपस में बराबर है, गिवन है ना, सबसे पहले दिया था पी क्यू आर और पी आर मैम। पी क्यू आर और पी आर क्यू बराबर है, तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ, इस वाले पी आर क्यू की जगह, वाले पी आर क्यू की जगह पी क्यू आर लिख दूं, क्योंकि पी क्यू आर बराबर है पी क्यू आर के, तो मैंने इसको हटा के ये लिख दिया, पी आर क्यू को पी क्यू आर लिखूं या ना लिखूं, दोनों ही बराबर है ना मैम। बस हो गया। यहाँ से दोनों चीजें ये कैंसिल हो मैम गई, कट जाएंगे। ये कैंसिल हो गई, क्या बच गया, पी क्यू एस
बराबर PRT, और यही तो उसने क्वेश्चन में बोला था प्रूफ करने के लिए। क्लियर हो गया सभी को? नो मैम। Yes, ma'am. कहाँ पे क्लियर नहीं वंश? Yes, ma'am. मैम जो आपने लास्ट में करा ना, ये 4 आपने एंगल्स लिए हैं, PQS प्लस PQR और हाँ। इक्वल टू में, तो मैम वहां से समझ नहीं आया। आपको मतलब ये सब आपने एंगल तो ले लिया है, फिर मेरे को ये समझ नहीं आया आपने किसके जगह पे बदला। जगह पे ये बदला, आप पूरा पहले क्वेश्चन देखो। यहाँ सबसे ऊपर क्या लिखा है कि PQR और PRQ बराबर है, ये दिखा? यस मैम। तो जहाँ पे PQR है वहां तो मैंने PQR ही रहने दिया, लेकिन जहाँ PRQ है वहां PRQ की जगह है, PRQ की जगह PQR लिख सकती हूँ ना। यस मैम। तो मैंने PRQ की जगह PQR लिख दिया, PQR से PQR कैंसिल हो गया, आंसर आ गया। बताइए, आया सभी को समझ? आप क्लियर है बेटा? बेटा मेरी वॉइस नहीं आ रही, मेरी तरफ से तो नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है कृष्णा। चलिए, ये 3 क्वेश्चन हमने कर लिए, उतार लिया सभी ने? मैम 2 मिनट में उतार रहा हूँ। हाँ उतार लो। मैम ये वाला ना समझने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है ना पहले मेरे वाले। हिसाब से ये सबसे इजी क्वेश्चन है, आपको इसमें बस एक ही चीज लगानी है, रैखिक युग्म। यस मैम। क्वेश्चन नहीं, मैं चैप्टर बता रहा हूँ। समझ में आना चाहिए, बस आ गया मेरे को तो। इसमें इस चैप्टर में सिर्फ रैखिक युग्म, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। मैम वो एंगल्स है ना, वो याद नहीं होते लगाने में, हाँ तो बेटा वो ये याद चीज करने में दिक्कत होती है। मेरे को पता है। देखो जब मैं आप 9th क्लास में थी, मेरी भी सेम यही बुक थी। तो ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं क्योंकि इसमें वैल्यू नहीं निकालनी होती, तो ये आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस से ही आएंगे, इसका कोई और सोल्यूशन नहीं। मैं भी भूल जाती थी, अभी मैंने समझा, मैं अगले दिन करूंगी तो मैं भूल जाऊंगी कि मैंने कैसे किया था। ठीक है, तो आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, रटोगे कभी नहीं आएगा, पर समझोगे तो आएगा। हो गया ना? ठीक है, यस मैम, रटने से कुछ दिन याद रहेगा, फिर वो भूल जाएंगे। फिर भूल जाओगे। तो 1 मिनट बेटा, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, रुकिएगा। हाँ, प्रैक्टिस से ही परफेक्ट बनते हैं ना। और मैथ्स तो भाई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप याद भी नहीं कर सकते, ओनली प्रैक्टिस ही होती है। और आपको देख के लग रहा है, आप तो कह रहे थे कि हमें आता है समझ, ये चैप्टर कहाँ आता है आप लोगों को? मैम आता है। मैम ये बोल रहे थे, जो कह रहे थे ना 7 चैप्टर करा लो, 6 आता है उन्हें। हाँ हाँ सही बोला। 6 में Six आता तो है मैम, basic 7 मैं बोल रहा था। मैम देव चलिए। कह रहा था मैम। चलो मैं भी बेटा, बोल रहा था। मैम मैंने तो 7 की कहा था। ठीक है, ये वाला देखो, आपकी जो सेकंड एक्सरसाइज है ना 6.2, देखो 6.3 के जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं आप लोग प्रैक्टिस करोगे। नहीं आएगा अगली क्लास में करवाऊंगी, क्योंकि एक क्लास में 4 से 5 क्वेश्चन से ज्यादा हो ही नहीं सकते, ये आप लोग भी जानते हो 1 घंटे की क्लास में। ठीक है, जो ये वाला है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। तिर्यक रेखा और समांतक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइंस एंड पैरेलल लाइंस आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बने हुए एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और पता है सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होती है वो इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस में होती है, समझ रहे हो? यहाँ पे आपका साफ नजर आएगा। इसमें हम कैसे सीखेंगे, जो एंगल 1 है ना, ये वाला जो एंगल 1 है, एंगल 3 के भी बराबर होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट आ रहा है ना। और ये वाला एंगल 1, 5 के बराबर भी होगा। हाँ ये वाला एंगल, और एंगल 4 जो होगा ये 180 के भी बराबर होगा।
क्योंकि यहाँ से लीनियर पेयर बन रहे हैं, ठीक है। बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला है, लेकिन अगर समझ में आ गया तो इससे ज्यादा इजी कुछ नहीं है, लेकिन कंफ्यूजिंग भी बहुत है ये वाला टॉपिक। तो अगली जो क्लास होगी उसमें मैं आपको यही बताऊंगी कि हम कैसे, बहुत सारे टाइप के एंगल्स आते हैं इसमें, वो कैसे हम पता लगाते हैं, ठीक है। क्योंकि अगली वाली क्लास में आपके यही आएंगे पैरेलल लाइंस वाले 6.2 में, 6.2 एक्सरसाइज में यही होना है। 6.3 बहुत इजी एक्सरसाइज है, 6.2 थोड़ी सी मुश्किल है, बट 6.3 जो है ना, क्योंकि उसमें हर जगह एंगल सम प्रॉपर्टी लग रही है, तीनों किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 के बराबर एंगल निकालने हैं सबसे। हाँ 6.3 बहुत इजी है, तो इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।